शिल्प और संवेदना एक दूसरे के पूरक थे। देखिए किसी भी रचना, भक्ति काव्य या कहीं भी, या उपन्यास या कहानी कहीं भी रहे, नाटक कहीं भी रहे, तो शिल्प और संवेदना का मतलब क्या है? संवेदना का मतलब है विषय, संवेदना का मतलब है अनुभूति, समस्या और समाधान। शिल्प का मतलब अभिव्यक्ति से है। यानी कैसे कहा गया है ये शिल्प है, और क्या कहा गया है ये संवेदना है। हमारे पास जो अनुभव है, जो चिंतन है हमारा, कहना चाहते हैं, ये संवेदना है। आपके मन में कुछ बात होगी, कबीर के मन में कुछ बात होगी, तुलसी के मन में कुछ बात होगी, तो ये संवेदना हो। इसी को अनुभूति कहते हैं, इसी को विषय कहिए, इसी को प्रॉब्लम कहिए, इसी को विचार कहिए, सब एक जैसे सब। विचार पक्ष पर विचार, कबीर के विचार पक्ष का मूल्यांकन करें, इसका मतलब संवेदना। और कैसे कह दे उस बात को, हर आदमी के कहने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। अब कहने का दो हिस्सा है, एक तो क्या कहा गया है और क्या कहना चाहते हैं, ये दोनों समझना है, यानी रीड बिटवीन द लाइन्स। और रीड द लाइन, ये सरल अर्थ हुआ, ये भावार्थ हुआ, जिसको आप व्याख्या में विशेष अर्थ लिखते हैं। व्याख्या के संदर्भ में आप विशेष अर्थ लिखते हैं ना, ये लिखना चाहते, क्या कहना चाहते हैं और क्या कहा है, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। आप भी कई बार जो कहते हैं और जो कहना चाहते हैं, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। रीड द लाइन्स और रीड बिटवीन द लाइन्स, ज्यादा अंक जो आपको मिलेंगे इसी समझ पर मिलते हैं। ये वाला, ये आप समझते हैं तो अधिक अंक मिल जाएगा, आप इसी पर समय ऊर्जा लगा रहे हैं तो इस पर कम अंक मिलेगा। जैसे ऊधो कोकिल कूजत कानन, सरल अर्थ है कि कोयल कूक रही है, कहना कुछ और चाहते हैं। सूरदास जो कहना चाहते हैं कुछ और, तो जो कहना चाहते हैं ये समझना पड़ेगा। तुलसी ने लिखा कि सरल स्वभाव छू अच्छल नहीं, कहा उन्होंने कि राम सरल, क्या कहना है उनका, मतलब क्या है कहना है, क्यों कहना चाहते हैं, किस पृष्ठभूमि में कहना चाहते हैं, कौन सा प्रॉब्लम है जिसपे वो एड्रेस करना चाहता है। ये हुआ विशेष अर्थ, इसी को कंसेप्ट कहते हैं, इसी से अंक आता है। परीक्षक यही देख के आपको अंक देगा कि आपको समझ कितनी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पोथी कहते क्यों है कबीर, क्या कहना चाहते हैं, ढाई आखर से मतलब क्या है, ये हुआ भावार्थ, रीड बिटवीन द लाइन्स। अब कैसे कहा गया है, कैसे कहा गया है का मतलब है, कैसे कहा गया है का मतलब है कि हम भाषा कौन सी इस्तेमाल करते हैं, हम शैली कौन सा प्रयोग करते हैं, हम बिंब कौन सा लेते हैं, हम काव्य रूप कौन सा लेते हैं, हम मुहावरा कौन सा लेते हैं, हम अलंकार कौन सा लेते हैं, हम शब्द शक्ति कौन सा प्रयोग करते हैं। ये हमारा तरीका है कहने का, इसको शिल्प कहते हैं। हम अपनी बात कैसे कहें, व्यंग से कह सकते हैं, हम वचन वक्रता से कह सकते हैं, हम वाग विदग्धता से कह सकते हैं, हम अभिधा में कह सकते हैं, हम लक्षणा में कह सकते हैं, हम तत्सम में कह सकते हैं, हम अवधि में कह सकते हैं, है ना। जो कहने का तरीका, अब अज्ञेय का तरीका अलग है कहने का, मुक्ति बोध का तरीका अलग है, मैला आचर रेणु का तरीका अलग है कहने का। अब सवाल ये है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक हैं।
अगर पूरक होगी तो रचना श्रेष्ठ मानी जाएगी, पूरक नहीं होगी तो रचना श्रेष्ठ नहीं मानी जाएगी। दोनों में संबंध होता है, दोनों में इस तरह का संबंध होता है, एक दूसरे पर निर्भरता होती है। अब रेणु को गांव की बात कहनी है तो मजबूरी में आएंगे ही आंचलिक शब्द। क्या आंचलिक समस्याओं को तत्सम में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। तो वहां शिल्प और संवेदना क्या हो गए? एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री, पूरक हो गए। ठीक है। अब मुक्ति बोध को विरोध करना है तो भाई कैसे मधुर शब्द इस्तेमाल हो जाए? कबीर को जातिवाद का विरोध करना है तो कहीं कहीं बहुत कठोर हो जाते हैं। जब एक आध बार वो बोल दिए जो तू बाभन बभने जा रहा है, भाई कठोरता उन्होंने भोगी है, सामने साक्षात कोई भुगता हो। इसलिए अब दलित लेखन धारा है कि नहीं, भोक्ता भुगतने वाला और एक दूसरा है पढ़ने वाला, महसूस दोनों में अंतर है। तो कबीर ने भोगा है भाई, बनारस में है वो, और उस समाज से है, न हिंदू न मुस्लिम, और पाखंड का विरोध कर रहे हैं, तो कई बार वो कठोर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वो कहते हैं और जो कहना चाहते हैं दोनों एक दूसरे से क्या हो गई, और भाषा भी उसको सपोर्ट करने लगती। अब तुलसीदास विनम्र है, उनके राम विनम्र हैं, मर्यादित है, तो भाषा तो होगी ही मर्यादित। इसका मतलब शिल्प और संवेदना एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर राम मर्यादित है और बोले कठोर तो लगेगा दोनों मैच नहीं कर रहा है ना। क्योंकि भाषा भी केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं हो, भाषा भी सॉल्यूशन देती है, भाषा भी संवेदना के इस तरह से संबंध होता है। सूरदास को अपनी बात कहनी है तो भाषा, मान ली गीतात्मक बात कहनी है, तुलसी को प्रबंध में बात करनी है तो अवधि, वो लक्ष्य अवधि भाषा उसको जस्टिफाई करती है। किसी को गीतात्मक बात करनी है तो ब्रज भाषा उसको जस्टिफाई करती है। ठीक है। तो सवाल क्या था कि शिल्प और संवेदना एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या भक्ति काल में, और भक्ति काल का मतलब चारों कवियों में, आप बताइए कि कैसे उनकी भाषा उनकी संवेदना को जस्टिफाई कर रही है। जैसी अपनी बात क्या ब्रज में कह सकते, अब तुलसी को ही देखिए, अगर कवितावली में जाएंगे और रामचरितमानस में आएंगे तो भाषा का तेवर बदलेगा, अंदाज बदलेगा। नहीं, जब मुक्तक में करेंगे और प्रबंध में करेंगे तो भाषा का तेवर बदलेगा। आप देखते हैं कवितावली में थोड़े कठोर हो जाते हैं तुलसी, नहीं, मुक्तक है, कवितावली मुक्तक रचना है, अपनी बात तो कह पाते हैं। भाई कहते हैं कि हम तो मस्जिद में सो जाएंगे, मेरी कोई जाति न चाहो कहो कि जाति पाते। क्या ऐसा रामचरितमानस में कह पाते हैं? नहीं कह पाते। इसका मतलब है कि जो उन्होंने विषय लिया है और जो व्यक्तित्व लिया है उसको जस्टिफाई करे भाषा भी। यानी शिल्प और संवेदना में जब एक दूसरे का द्वैत का संबंध होता है, एकत्व का संबंध होता है, एक दूसरे को जस्टिफाई करने लगता है, तब वो रचना क्या होती है? प्रसिद्ध होती है। इसलिए सबके जैसे ही विषय बदलेगा भाषा बदलेगी। निराला अबे सुन बे गुलाब, विरोध करना है भाई। विरोध कैसे मधुर स्वर में होगा? कौन चूसा खाद का तूने अशिष्ट, विरोध है, कुकुरमुत्ता विरोध कर रहा है, जन चेतना अभिजात्यता का विरोध कर रही है। विरोध कर रही है तो मधुर कैसे हो गए? शब्द हो ही नहीं पाएंगे मधुर। यानी शिल्प और संवेदना वहां एक दूसरे को क्या कर रहा है ना। राम की शक्ति पूजा का विषय अलग, राम पर भी बात करनी है, सांस्कृतिक श्रेष्ठता भी बतानी है, छायावाद में जो अंग्रेजी का विरोध है उसको भी बताना है, और खड़ी बोली हिंदी को गरिमा भी प्रदान करनी है, तो भाषा का तेवर अलग होगा। लेकिन आप याद कीजिए कि वही निराला जैसे विषय बदलेगा तो भाव बदल जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है। तो शिल्प और संवेदना क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और ये निर्भरता जितनी अधिक होगी, मैला आंचल में गांव का जीवन है तो आप चाहेंगे कि व्याकरण के नियमों से चले, नहीं चलेंगे। रेणु के यहाँ मैला आंचल में व्याकरण और मानकता टूटना ही है। भाई गांव की भाषा, गांव के कैरेक्टर है, तो गांव का कैरेक्टर क्या ग्रामर के साथ बोलेगा? क्या बोलेगा ग्रामर के साथ?
कबीर का जो अंदाज है वो तुलसी का नहीं हो सकता है। दोनों दो व्यक्ति हैं। कबीर अपने अनुभव से विरोध सहते हुए, तुलसी के पास एक कैरेक्टर है जो कैरेक्टर विरोध कर रहा है। राम, जो पहले से एक छवि निर्मित है राम की, तो उस राम के माध्यम से बात करनी है। और जहां तुलसी को डायरेक्ट बात करनी है, तुलसी भी कटु हो जाएंगे, नहीं। लेकिन वहां तो रामचरितमानस में राम को बात करना है, तुलसी तो पीछे बैकग्राउंड में है, नहीं। इसलिए राम के साथ साथ अवधि भाषा, उसकी मर्यादा। इसलिए आप देखिए कि अवधि भाषा रीतिकाल जाते जाते राम के साथ जुड़ने के कारण अवधि भाषा का क्या होने लगता है, पराभव होने लगता है। और तो कोई सवाल नहीं है। और कोई कठिन सवाल है?